जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के पाठ 1 से 13 तक सभी सही विकल्प देखने वाले हैं, वो भी ट्रिक के साथ। तो वीडियो को कहीं भी स्किप न कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प पाठ पहले का, अणुओं के आयनों में विभक्त होने की क्रिया को। तो इसमें आप आयन याद रखेंगे, आयन से हो जाएगा आयनीकरण। प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण है तो सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर नमक से बिजली पैदा हो रही है, ऐसा आपको याद रखना है। नमक कहाँ होता है? समुद्र में होता है। समुद्र से बिजली उत्पन्न हो रही है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। क्षारक वे पदार्थ हैं जो अम्ल को उदासीन करते हैं। आपको क्षार का उल्टा कर देना, अम्ल। इसके बाद फिर अगला देखिए, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, ये याद रहेगा। इसके बाद इसमें आपको छाड़ देना, ये समीकरण दिख रहा है, इसमें आपको शीशा अपचयित हो रहा है, ये कथन गलत है, इस पर आपको सही का निशान लगाना है। इसके बाद फिर समीकरण वाला प्रश्न है, यहाँ पर आपको विस्थापन अभिक्रिया पर निशान लगाना है। फिर 7वां देखिए, लोह चूर्ण पर, यानी लोह का जो चूर्ण है उसमें तनु हाइड्रोजन अम्ल डालने से क्या होता है? तो HCl याद रखेंगे, हाइड्रोजन गैस, और आयरन क्लोराइड बनाता है। निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसमें भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो प्रकृति में ऑटोमेटिकली होते हैं। तो LPG तो हमारे घर में होती है, इसलिए LPG का दहन, इसे हम छाटेंगे। बाकी सभी ये प्राकृतिक है। इसके बाद फिर हमें समीकरण दिख रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया दोनों हैं, तो हम उपयुक्त दोनों पर निशान लगाएंगे। शुद्ध जल का pH मान होता है, तो इसमें 7 पर हम निशान लगाएंगे। इसे कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए हमने साथ में बैठ के जल पिया, तो ये आपको याद रहेगा। इसके बाद फिर पार्ट 2 पर आइए। पार्ट 2 में है, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका संभवतः pH मान क्या होगा? तो आपको ये नीला से नील शब्द याद रखना है। मान लीजिए आपने नील 10 रुपये की खरीदी डिब्बी, तो ये 10 इसका उत्तर हो गया। फिर कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलियन में क्या होता है? HCl। इसके बाद फिर आपको अगला प्रश्न दिख रहा है, गणित का है। तो ये इसमें आपको 3 संख्या दिख रही है, 10 ml, 8 ml और 20 ml। तो इसमें 10 दूनी 20 कर देना, 2 बचेगा, और 2 में 8 का गुणा कर देना है, तो 8 16 मिलीलीटर इसका उत्तर। इसके बाद चौथा है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो आपको अपच एंटासिड ऐसे याद रखना है। अगला देखिए, हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? तो इसमें HCl पर क्लिक करेंगे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये उत्तर सही है। इसके बाद फिर अगला देखिए, यहाँ पर छठा पूछा है, विलयन में किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है? यहाँ पर अम्लीय शब्द जहाँ पर आए वहाँ आपको इमली याद रखना है। इमली खट्टी होती है, अम्लीय जहाँ पर शब्द आए वहाँ पर आपको खटाई से संबंधित शब्द है, ये याद रखना है। और याद नहीं रहे तो आपको इमली याद रखना है, तो खटाई भी आपको याद रहेगी। तो यहाँ पर H इसका उत्तर। फिर नींबू के रस की प्रकृति क्या है? तो ये भी खट्टा होता है, तो अम्लीय इसका उत्तर है। एक घोल का pH मान 4 है तो घोल होगा, तो इसमें आप ध्यान कैसे रखेंगे? अम्लीय, तो 4 इमली से ज़्यादा इमली आप नहीं खा सकते, तो 4 का आएगा अम्लीय, और 4 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। ठीक। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो उसके लिए हम क्या देंगे? तो बेकिंग सोडे का विलयन देंगे। फिर इसके बाद फिर अगला पार्ट देखिए, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? इसका उत्तर AgNO3 विलयन M कॉपर धातु। इसको हम कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए AgNO3 को हम मान रहे हैं अग्निहोत्री, और कॉपर धातु, तो कॉपर धातु को हम याद रख रहे हैं कहाँ पर? अग्निहोत्री कहाँ पर है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो जंग से आपको जिंक याद रखना है। जंग लग जाती है लोहे में तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है।
इसके बाद कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, वह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम। कैल्शियम कठोर होता है। फिर खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? तो ये अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। इसके बाद फिर अगला देखिए, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो आपको बॉक्साइट याद रखना है। अब ये कैसे याद रखेंगे बॉक्साइट? मान लीजिए एल्यूमिनियम को आपने याद रखा आलू, और किसने दिया? तो बा ने दिया, बा ने आलू दिया, एल्यूमिनियम बॉक्साइट, ठीक है। फिर आगे देखिए, विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण किस धातु द्वारा किया जाता है? तो ये एल याद रखना है। एल मतलब एल्यूमिनियम। इसमें भी आपको आलू याद रखना है, आलू से आपने विद्युत उत्पन्न की, इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो एल्यूमिनियम का अपघटन हो गया विद्युत अपघट्य। फिर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो इसमें मरकरी, ये थर्मामीटर में भी उपयोग होती है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है एथेन का आणविक सूत्र दे रखा है C2H6, तो C2H6 में आखिरी में है 6, तो इसका 7 सह संयोजक आबंध है, इस प्रकार से याद रखेंगे। इसमें दूसरा है ब्यूटेनॉन, चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह, इसका याद रखेंगे कीटोन। किस प्रकार से याद रखेंगे? इसकी ट्रिक देखिए, कीटोन को मान लेते किट्टू और ब्यूटेनॉन को मान लेते ब्यूटी पार्लर। कीटोन किट्टू ब्यूटी पार्लर जा रही है, इस प्रकार से आपको याद रखना है, तो आपको याद रहेगा। इसके बाद फिर अगला देखिए, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। फिर अगला देखिए, एंजाइम है, तो इसमें उपयुक्त सभी किस प्रकार से याद रखेंगे? तो एंजाइम में 3 शब्द आप 3 अक्षर देख रहे हैं, जा, ई, म। तो जा से हो गया जाइमेज, ई से हो गया इन्वर्टेज और म से हो गया माल्टेज, तीनों नाम आ गए, इसलिए उपयुक्त सभी। इस प्रकार से आपको ट्रिक से याद रखना है। इसके बाद फिर अगला देखिए, कार्बनिक यौगिक की प्रकृति होती है, तो सहसंयोजक, तो इसमें हम कैसे याद रखेंगे? कार्बन रख के हमने साथ में चित्र बनाया, साथ में मतलब सह में, तो सहसंयोजक। फिर आगे देखिए, एल्कोहल निम्न के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, तो इसमें आपको Na के साथ मतलब सोडियम के साथ, इसमें आपको कैसे याद रखना है? एल्कोहल ना, एल्कोहल ना, इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद अपमार्जक झाग देते हैं मृदु जल में, मतलब कोमल जल में झाग देते हैं, कठोर जल में नहीं देते हैं, तो मृदु जल में इसका उत्तर है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया गया था? यूरिया बनाया गया था। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 कार्बन रख के आपने चित्र बनाया, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला देखिए, 5वां पाठ, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। इसमें वृक्क मतलब किडनी होता है, किडनी उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन क्रिया में सहयोगी होती है, इसलिए उत्सर्जन इसका उत्तर है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप मतलब पौधा, पौधे के लिए जल आवश्यक है, जल का वहन, इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर अगला देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इसमें उपरोक्त सभी पर आपको निशान लगाना है। फिर अगला देखिए, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार से याद रखना है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का हमने का ले लिया, जल का ज ले लिया और ऊर्जा का ओ ले लिया, कहाँ जाऊँ? मायके जाऊँ, माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद आ जाएगा। फिर अगला देखिए, पैरासिटिक पोषण होता है मच्छर, इसमें आपको कैसे याद रखना है? पैर पर मच्छर काटा, इस प्रकार से आपको याद रखना है, जल्दी से आपको याद आ जाएगा। टिड्डा में पोषण होता है होलोजोइक, इसमें आपको कैसे याद रखना है? टिड्डा होल में गया, होलोजोइक। पाचन क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? पाचन में 5 शब्द पकड़ लीजिए, 5 इसका उत्तर। इसके बाद फिर अगला देखिए, पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है, तो इसमें हम लिखेंगे छोटी आंत में, पहले छोटी आंत में आता है खाना, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। इसके बाद फिर अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक तीव्र होती है, कहाँ कितनी होती है? तो 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा तापमान हम सहन नहीं कर पाते या ज़्यादा धूप आ जाती है, ऐसा आपको ट्रिक से याद रखना है। फिर इसके बाद 6ठा पाठ देखिए, एस्ट्रोजन स्रावित होता है,
तो अंडाशय ये कैसे याद रखेंगे आप? मान लीजिए आप परीक्षा देने गए और वहाँ पर परीक्षा में आपके 0 नंबर आए, तो टीचर ने क्या करा, 2 0 की जगह आपको 3 0 दे दिए, अंडे दे दिए, 3 अंडे दे दिए, मतलब एक एक्स्ट्रा अंडा दे दिया। एस्ट्रोजन अंडाशय, एस्ट्रोजन अंडाशय, इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर अगला देखिए, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा, इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो अनैच्छिक शब्द पकड़ लेना है। अनैच्छिक मतलब आपकी इच्छा नहीं है। क्या नहीं है? मेंढक उछले, ऐसी आपकी इच्छा नहीं है, तो उसको आप पकड़ रहे हैं। अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण हो गया मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक, ये नियंत्रित करता है। फिर प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रिया का समन्वय एवं नियंत्रण करती है मेरुरज्जु। शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है कौन? सुषुम्ना, इसको आपको याद रखना, सुष्मिता सेन। शारीरिक संतुलन सुष्मिता सेन। फिर इसके बाद सुष्मिता सेन से आपको याद आ जाएगा सुषुम्ना। इसके बाद मस्तिष्क कितने भागों में बटा रहता है? तो 3 भागों में बटा रहता है, मतलब आगे का मस्तिष्क, बीच का मस्तिष्क और पीछे का मस्तिष्क। इस प्रकार से आपको सरल भाषा में याद रख लेना है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? इन तीनों कार्य के लिए। उपरोक्त सभी पर आप क्लिक करेंगे, निशान लगाएंगे। शरीर का संतुलन निम्न द्वारा नियंत्रित होता है। सेरिब्रम, शरीर शब्द से सेरिब्रम आपको याद रहेगा। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है अग्र मस्तिष्क, मतलब आगे वाला मस्तिष्क, जहाँ पर तीसरा नेत्र खुलता है, वहाँ अग्र मस्तिष्क। ठीक, इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर इसका अगला देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का कुल भार होता है, तो इसमें भी 3 याद रखना है। 3 आपको याद रहेगा, अभी हमने मस्तिष्क के भाग पढ़े 3। फिर 10वां देखिए, सूंघना, सुनना, देखना आदि के लिए विशिष्टीकृत क्षेत्र कौन सा? तो ये भी अग्र मस्तिष्क। फिर आगे देखिए 7वां पाठ, सही विकल्प, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसमें मोय मोय याद रखना है, मुकुलन का और य का यष्ट, मोय मोय, मुकुलन यष्ट। अगला देखिए, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका इसका उत्तर है, क्योंकि ये अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी ये तीनों मादा में होते हैं और ये पुरुष में होता है शुक्रवाहिका, और यहाँ भाग नहीं है ऐसा पूछा है, इसलिए हम शुक्रवाहिका पर निशान लगाएंगे। इसके बाद फिर अगला देखिए, पराग कोश में होते हैं। यहाँ पर पराग शब्द से परागकण याद रखना है। चौथा इसका उत्तर है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है निषेचन कहलाती है, ये आपको याद रहेगा। अंडक का शीर्ष भाग कहलाता है शीर्ष, तो अग्र, शीर्ष से अग्र याद रखना, वर्तिकाग्र। अलैंगिक प्रजनन होता है किसमें? विखंडन में, तो इसमें प्रजनन आपको याद रखना, प्रजनन में चीज़ें मिलती है लेकिन यहाँ पर विखंडन हो रहा है, तो ये विखंडन अलैंगिक में आएगा। फिर इसके बाद पराग कोश में होते हैं, तो क्या होते हैं? परागकण, इसमें पराग शब्द से परागकण बन गया। नर युग्मक तथा मादा युग्मक से संलयन से बनता है, क्या बनता है? दोनों के संलयन से युग्मनज बनता है। इसके बाद 8वां या 9वां यहाँ पर 9वां 10वां यहाँ पर रिपीट हो गए हैं, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। मानव में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है, ये याद रहेगा। अगला देखिए, पुष्प के कितने भाग होते हैं? यहाँ पर पुष्पा 2 याद रखिए, फिल्म, तो 2 याद रहेगा। बीजांड निर्माण करता है किसका? बीज का, ये भी याद रहेगा। अगला देखिए, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है किसको? मेंडल को। एक गुणसूत्र में संरचनाएं पाई जाती है, तो ये 6, इसमें आप ऐसे याद रखेंगे कि 36 गुण, मनुष्य में 36 गुण मिलता है, तो 3 हटा दीजिए, तो गुणसूत्र में 6 गुण। ठीक है, तो 6 संरचनाएं गुणसूत्र में। इसके बाद आनुवांशिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो ये इसका दूसरा छठे माता पिता वाला। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? तो मटर। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? तो मटर पर किए। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़े, ये भी याद रहेगा। और ये पूरा प्रश्न है, इसमें कौन सा समूह रहेगा? तो TTWW, T एक बार बड़ा और एक बार छोटा, बाकी WW 2 बार बड़े। इसके बाद 7वां देखिए, समजात अंगों का उदाहरण है, तो उपयुक्त सभी
समझात अंग, ये तीनों हैं, इसलिए उपयुक्त सभी आएगा। फिर विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चिंपैंजी से। चिंपैंजी से मिलते जुलते होते हैं इंसान, इसलिए चिंपैंजी इसका उत्तर सही है। इसके बाद फिर अगला देखिए, जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न चरणों के संचरण को कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, यह शब्द पकड़ लीजिए, आनुवंशिकता इसका उत्तर है। पुरुष का गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, इसमें XY पर निशान लगाएंगे। इसके बाद फिर अगला देखिए 9वां पाठ, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसमें मिट्टी, ये याद रहेगा। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका यह आएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ये याद रखना। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखें? तो इसका उत्तर है अनंत पर। अनंत पर इसका उत्तर सही है। इसके बाद फिर यहाँ पर गणित जैसा प्रश्न दे दिया है, यहाँ पर आएगा दोनों अवतल, ये 1.5 सेंटीमीटर दिखे और गोली दर्पण दिखे, आपको दोनों अवतल कर देना है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो इसमें समतल तथा उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। इसके बाद किसी शब्दकोश या डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, स वाला 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मतलब उठा हुआ लेंस। प्रकाश का परावर्तन दैनिक जीवन में उदाहरण, तो यहाँ पर चमकीली सतह का प्रकाश पड़ने पर चमकना। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर समतल। गोली दर्पण का दर्पण सूत्र क्या है? तो 1/A बराबर 1/V धन 1/U, ये सूत्र हम कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए हमको याद रहेगा। फिर जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह, तो इसमें आएगा पास आ जाती है। यदि विरल से सघन लिखा रहे तो आपको पास आ जाती है करना है, और यदि सघन से विरल लिखा रहे तो आपको दूर हट जाती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद फिर अगला देखिए, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख मुख्य फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर अनंत पर। स्ट्रीट लाइट ये दिखे तो आपको उत्तल करना है, स्ट्रीट उत्तल। इसके बाद 10वां पाठ देखिए, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो जाने का कारण है समंजन। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दृष्टिपटल, तो मानव नेत्र दृष्टिपटल इस प्रकार से याद रखेंगे। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन, सुस्पष्ट दर्शन इस शब्द को याद रखना है, 25 सेंटीमीटर लिख देना है। सुस्पष्ट मतलब अच्छी स्पष्ट हम कहाँ तक देख सकते हैं? तो 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभि द्वारा। वह लेंस जो वस्तु को बड़ा कर दिखाता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस मतलब उठा हुआ लेंस, इसमें हमको थोड़ा बड़ा दिखता है। दूरदृष्टि का निराकरण किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, क्योंकि इसमें थोड़ा हमें अधिक दिखता है, उठा हुआ रहता है, इसलिए। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को प्रयुक्त करना चाहिए। अब इसमें जरा से आपको याद आएगा बुढ़ापा, बुढ़ापे में आपको थोड़ा ज़्यादा दिखे तो आपको 2 लेंस लगाने पड़ेंगे, द्विफोक्सी लेंस, इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर इसके बाद फिर अगला देखिए, आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तारों के टिमटिमाने का कारण है तो वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे हमें इसलिए टिमटिमाते हुए दिखते हैं क्योंकि वे कई वायुमंडलीय प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं, वहाँ पर वायुमंडल में आने वाले कई बादलों धूल के कणों को पार करके निकलते हैं, इसलिए हमें धरती से देखने पर वह तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वर्ण विक्षेपण होता है, कहाँ होता है? प्रिज्म से। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है तो प्रकीर्णन के कारण। वर्ण विक्षेपण के दौरान सर्वाधिक विचलन होता है बैंगनी रंग का,
हमने सूत्र भी याद कराया, बेजानी हप्पी नाला, तो बैंगनी रंग सबसे पहले आता है, तो इसका विचलन सबसे अधिक। फिर अगला देखिए, कभी कभी अधिक आयु के व्यक्तियों के नेत्र का लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को कहते हैं मोतियाबिंद हो जाने पर हमें दुधिया या धुंधला दिखने लगता है। मानव नेत्र कार्य करता है तो एक सूक्ष्मदर्शी की भांति। इसके बाद फिर 11वां पाठ देखिए, ये गणित जैसा प्रश्न है। यहाँ पर आपको कोई भी संख्या नहीं दिख रही है, आर और आर डैश अनुपात पूछ लिया है, 25 आपको याद रखना है। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो IR², ये आपको याद रहेगा, IR²। फिर इसके बाद फिर गणित जैसा प्रश्न दे दिया है। यहाँ पर आपको 3 संख्याएं दिख रही है, 220 वोल्ट, 100 वाट और 110 वोल्ट। तो यहाँ पर आपको 110 का डबल दिख रहा है 220, तो 110 दूनी 220, 2 आ गया, 100 में 2 का भाग लगाना है, 50 आएगा, 50 का आधा कर देंगे 25 W। ठीक। फिर इसके बाद है 2 चालकीय, फिर प्रश्न दे दिया है यहाँ पर 1:4, किसका अनुपात, श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम। तो मान लीजिए आपने 4 क्रम से लगाए हैं, तो 1:4। इस प्रकार से आपको याद रखना है। विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक है वाट, तो इसमें वाट कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए विद्युत या लाइट जली तो आपको शॉर्ट लग गया, विद्युत वाट। फिर घरेलू विद्युत उपकरण में लगा सुरक्षा फ्यूज उस पदार्थ का बना होता है जिसका गलनांक कम और प्रतिरोध अधिक होता है, ये आप याद रखिए। विभव का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट, विभव वोल्ट, ऐसे 2-3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। इसके बाद फिर धारामापी यंत्र है, अमीटर, धारामापी यंत्र है, मतलब धारा या करंट किससे नापते हैं, तो अमीटर से नापते हैं। ये अमीटर बाज़ार में भी दिख जाता है, कांटे वाला, जैसे करंट आता है तो वो कांटा हिलने लगता है, तो वो अमीटर होता है। इसके बाद अगला देखिए, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। फिर विभवांतर मापन यंत्र है वोल्ट मीटर, जहाँ पर विभव शब्द आए आपको वोल्ट कर देना है। ये विभव आया था 7वें में तो आपने वोल्ट कर दिया था, यहाँ पर विभवांतर आया तो आपको वोल्ट मीटर कर देना है। ठीक। इसके बाद प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम प्रतिरोध, इस प्रकार से आपको याद रखना है। यदि विभवांतर को वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में मापे तो शक्ति का मात्रक होगा, तो इसमें वोल्ट और धारा शब्द आया है, तो वोल्ट से तो वोल्ट रहेगा और धारा का बना देंगे एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर अगला पाठ देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारा मापी तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो इसका उत्तर है यह संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का। इस प्रकार से आपको याद रखना है। दूसरा देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, इसमें आपको कुंडली तथा चुंबक ये वाला छाटना है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, इसमें आपको जनित्र अर्थात जनरेटर याद रखना है। जनरेटर से विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, तो माइकल फेराडे। जैसे विद्युत शब्द है आपको फेराडे या माइकल फेराडे, इस पर निशान लगाना है। इसके बाद फिर अगला देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं। यहाँ पर समांतर क्रम में मतलब एक के नीचे एक, श्रेणी क्रम में मतलब पास होता है। तो यहाँ पर घरेलू विद्युत परिपथ, इसमें आपको समांतर क्रम ये करना है। विद्युत धारा को यांत्रिक गतिज ऊर्जा में बदलने की युक्ति, तो विद्युत मोटर। इसके बाद 7वां देखिए, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित यंत्र नहीं है धारामापी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है विद्युत जनित्र। फिर जनित्र मतलब जनरेटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के प्रतिपादक थे, यहाँ पर फेराडे कर देना विद्युत देख के। इसके बाद फिर विद्युत रोधी तारों से बनी कुंडली को रखने पर कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इसमें आप छाटेंगे गतिशील चुंबक के पास। इसके बाद फिर
विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है। फिर 13वां पाठ लास्ट देखिए, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण का पदार्थ नहीं है? तो ये दूसरा उत्तर इसका आप छाटिए, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। पदार्थ नहीं है ऐसा पूछा है, तो यहाँ पर घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। फिर इसके बाद अगला देखिए, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? मतलब इसमें सही क्रम देखना है। तो ये सही क्रम ये है, पहले घास खा रही है बकरी, फिर बकरी को खा रहा है मानव। तो इसमें आपको जोड़ी जमती हुई दिखेगी, बाकी में जोड़ी जमती हुई नहीं दिखेगी। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरे में निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? मतलब इसमें कौन कौन से अच्छे काम है? तो इस तीनों ऊपर के अच्छे काम है, बाकी ये उपयुक्त सभी लिखा है, तो उपरोक्त सभी पर हमको निशान लगाना है। पहला काम क्या है? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये भी अच्छी आदत है, मतलब पर्यावरण का मित्र कहलाने लायक है। फिर कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट या बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना, ये भी अच्छा काम है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी अच्छा काम है। तो उपरोक्त सभी पर हम निशान लगाएंगे। इसके बाद अगला देखिए, किसी पारितंत्र के घटक है, तो इसमें ये सभी करना है। पारितंत्र के घटक मतलब पारिस्थितिक तंत्र के घटक, उत्पादक, उपभोक्ता, उपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों सही है, इसलिए ये सभी पर हम निशान लगाएंगे। इसके बाद फिर अगला देखिए, हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं? तो प्रथम स्तर पर, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, तो प्रथम करेंगे। सबसे बड़ा पारितंत्र है महासागर, सबसे बड़ा। फिर एक पारितंत्र में मानव है, सर्वाहारी, सब खा जाता है इसलिए सर्वाहारी। ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। तो साथियों, ये थे पाठ 1 से पाठ 13 तक सामाजिक विज्ञान के कक्षा 10वीं के सभी सही विकल्प जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इनमें से कोई भी विकल्प आए तो आपको ट्रिक बतलाई गई है, उस ट्रिक को आप दिमाग में रखिए। जैसे ही वह ट्रिक आपको याद आती है, आप सही उत्तर पर निशान लगा दीजिए। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।